बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और इस वक्त न्यूज़ रूम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे आपका न सिर्फ परिचय करवाएंगे बल्कि उनसे लंबी बातचीत भी होगी और उस बातचीत में बहुत सारी बातें खास भी होगी। तो देखिए, न्यूज़ रूम में हमारे साथ वैसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनावी रणभूमि में उतरकर अपनी किस्मत आजमाई, जिनके ऊपर बिहार की सियासत के बहुत बड़े परिवार यानी कि पासवान परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। और ना सिर्फ पासवान परिवार की जिम्मेदारी बल्कि उनके विरासत को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी थी, और वो भी बिहार के सबसे हॉट सीट यानी कि जमुई से। जी हाँ, चिराग पासवान के जीजा कहूँ मैं आपको या फिर सांसद जी कहूँ, इस वक्त हमारे साथ अरुण भारती जी जमुई से सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये साल बिहार में चुनावी साल है। 2025 का पहला महीना जनवरी बीत चुका है और जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों की तरफ से चुनावी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जाती है, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे आपको लिए चलती हूँ। अगर हम आपके परिवार की बात करें तो पासवान परिवार राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहा है और अभी भी बहुत सक्रिय है। लेकिन आपके करियर की अगर मैं बात करूं तो आपने यूके से पढ़ाई लिखाई की, एमबीए किया, स्कॉटलैंड में पढ़ाई की, बिजनेस भी किया। तो ये सियासी सफ़र की शुरुआत आपके मन में कैसी हुई? देखिए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बैंक में जॉब करने के बाद, प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद, जब हम लोग डीलरशिप बिजनेस भी कर रहे थे, एक समय ऐसा आया जब पार्टी और परिवार टूटने के बाद मुझे लगा कि चिराग जी को मदद की बहुत ज़रूरत है। जो वो खुद से काबिल हैं, लेकिन एक परिवार के तौर पर मुझे लगा कि उनके साथ चलना चाहिए और उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उनका वो जो स्ट्रगल का, हम लोगों के स्ट्रगल का जो टाइम था लगभग 3 साल का, वो ऐसा था कि आप उसमें टूट सकते थे या बन सकते थे। और चिराग जी का जो ये निर्णय आया कि नहीं, हम लोग मतलब जब आप बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ जाते हैं तो ऐसे में आपको चप्पल घिसने वाला ही काम करना चाहिए जी। उन 3 सालों में हम लोग लगातार साथ में घूमे। वो पार्टी का चेहरा हैं, वो हमेशा आगे रहें, हम लोग पीछे रहें। हम लोगों ने चीज़ों को मैनेज किया, उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। ऐसे में हम लोग इस पूरे 3 साल में हर जगह बिहार में लगभग हर ज़िले में गए, हर लोगों से जुड़े, उनके दुख दर्द को जाना, और वहीं से जो मार्गदर्शन हम लोगों को मिला, वहीं से जो हम लोग चीज़ें सीखते आए फील्ड पे, हम लोगों ने उसको अब अपने मंत्रालय के रूप में और सांसद के रूप में, जहाँ जहाँ जनता की आवाज़ ज़रूरी है, भले आप सरकार में भी हों, उठाना आपका कर्तव्य है। ऐसे में चिराग पासवान जी ने जनता के हर मुद्दे को लेकर के, चाहे वो जब वर्गीकरण का मुद्दा आया था, चाहे लैटरल एंट्री का मुद्दा आया था, चाहे वक्फ वाले पे मामले पे आया था, और आज भी बीपीएससी के अभ्यर्थी जब सड़क पे अनशन कर रहे हैं, तो ज़रूरी था कि उनकी आवाज़ को आप सरकार में रहते हुए, सरकार के समर्थन में रहते हुए ज़रूर उठाएं, क्योंकि नेता भी इसी समाज से आते हैं। अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन थोड़ा जैसा कि मैंने कहा कि चुनावी मुद्दों पर बाद में बातचीत करेंगे, थोड़ा पारिवारिक मुद्दों पर भी बातचीत कर लें। अगर हम पशुपति पारस की बात करें, चिराग पासवान के चाचा की बात करें, और आप उस घर के दामाद हैं, और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में दामाद का बहुत ही ऊंचा कद होता है परिवार में। और ऐसे में क्या आपने कभी कोशिश नहीं की कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के परिवार में फिर से वही प्यार, वही मोहब्बत फिर से हो जाए? परिवार को इकट्ठा रहने की कोशिश सिर्फ हम लोगों ने ही नहीं की, चिराग पासवान जी ने भी अपनी तरफ से की। मेरी सासू माँ हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हमारे ससुर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के बाद शायद उनके मन में एक तरह, जिस तरह का स्वार्थ आया था और एक जिस तरह की जिद आ गई थी कि मुझे हर हाल में मंत्री बनना है, उसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे परिवार की कुर्बानी देनी पड़े, पार्टी की कुर्बानी देनी पड़े, उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा जिद में थे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि घर के छोटे अगर कोई गलत काम करते हैं, कोई गलती उनसे हो जाती है, तो बड़ों का ये दायित्व बनता है कि आप उनसे बात करें, उनको माफ़ कर दें और माफ़ करके चीज़ों को आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि अगर वो उस वक्त आ करके मेरी सासू माँ से बात करते और कहते हैं कि चिराग के पास उम्र है, मैं
चाहता हूं कि बड़े भाई साहब के नहीं रहने के बाद मैं बनूं उनका, मैं केंद्रीय मंत्री बनूं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी, खास करके मेरी सासू माँ को एक बार भी वो आपत्ति नहीं होती, उफ भी नहीं करती, चिराग को मना लेती। लेकिन जिस तरह से एक केंद्रीय मंत्री बनने के लिए उन्होंने परिवार को तोड़ना, पार्टी को तोड़ना मुनासिब समझा, ये मुझे गलत लगता है। मैंने उनके बेटों से भी बात की थी उस वक्त कि हमें कोशिश करनी चाहिए। वैसे दामाद होने के नाते मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं ये कोशिश करूं कि मतलब मैं इन लॉज के फैमिली में बोलूं, फिर भी लेकिन हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। हो सकता था अगर उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता तो आज ऐसी स्थिति परिवार में जो पारिवारिक कलह है बनी हुई, जिसकी चर्चा लोग हमेशा करते हैं, वो शायद नहीं होती। मैं उस वक्त भी कह रहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कुछ मुद्दे परिवार के ऐसे होते हैं जो बड़ों के द्वारा ही सुलझाए जा सकते हैं, बड़े ही उसको आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेकर के पूरा कर सकते हैं। आपकी तरफ से कुछ कोशिश की गई, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि दामाद का ओहदा बहुत बड़ा होता है। बिहार के अगर परिवारों की बात करें तो आप उस घर के दामाद हैं, आपकी बातें ज़रूर लोग मानते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाता। हम लोगों ने भी कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त वो किसी भी प्रयास के, किसी भी कोशिश को सुनने के पक्ष में नहीं थे जी। और जिसका नतीजा हम सभी ने देखा कि कैसे हुआ। बनिस्बत उसके बाद चिराग जी के साथ जिस तरह से हम लोग लग करके काम करते रहे हैं, पार्टी को दोबारा बिल्ड करने के लिए, दोबारा जनता से जुड़ाव बनाए रखने के लिए, समाज में अपने निष्ठा को दिखाए रखने के लिए हम लोगों ने अच्छा किया कि उस वक्त इस चीज़ को लगातार धरातल पर बरकरार रखा, जिसका नतीजा आज हम लोगों के सामने है। अगर हम बात करें अरुण जी, तो आपके सियासी सफ़र की अगर बात करें तो आपकी माँ भी राजनीति में पहले से सक्रिय रही है, 2 बार वो एमएलसी रही हैं, विधायिका रही हैं। तो क्या उसी वक्त से आपके दिमाग में ये था कि भले ही नौकरी कर लूँ, भले ही विदेश में पढ़ाई कर लूँ, लेकिन बावजूद मुझे सियासत में एक्टिव होना है? या फिर रामविलास पासवान के बारे में भी हमने सुना है कि उनकी भी बहुत इच्छा थी कि आप सियासत में आए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं चाहता था कि मतलब जब मैं बैंक में जॉब कर रहा था, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी और इसके बाद जब हम लोग लगातार अपना कारोबार कर रहे थे, तो ऐसी कोई भी इच्छा कभी नहीं हुई थी कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, हम लोग को आना है। इसके लिए बहुत मौके थे, मैं बात करता तो हो जाता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सहयोग ऐसा बना जब पार्टी और परिवार टूटे और चिराग जी को उस वक्त अपनों की बहुत ज़रूरत थी, तो कुछ सहयोग ऐसा बना जहां आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं जी। और उस वक्त ये लगा कि हम लोगों को चिराग जी के साथ चलना चाहिए। अगर वो संयोग नहीं बनता तो आप सियासत में नहीं आते? नहीं, अगर वो संयोग नहीं बनता तो हाँ, मैं अभी कारोबार में ही रहता। पॉलिटिक्स में वैसे लोगों की सेवा आप करते, लेकिन आप सियासत में नहीं आते। सियासत में नहीं आते। मेरा ये मानना था कि पॉलिटिक्स में परिवार के और भी बहुत सारे लोग हैं, किसी को उसके बाहर भी सोचना चाहिए, इसलिए मैं कारोबार में था। अरुण जी, हमारे बहुत सारे सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब हमारे बीच सांसद हों, अगर जनता का प्रतिनिधि हो, तो उनसे ज़रा बातचीत करें, उनसे प्रश्न पूछे। सबसे पहले कि सक्रिय राजनीति में आपको अभी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी समय हुआ है उस समय के अनुसार, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कोई एक वाकया, एक घटना आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे जिसको देखकर या महसूस कर या एक्सपीरियंस करके आपको लगा हो कि राजनीति आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है काफ़ी। हाँ बिल्कुल, ऐसे कई मौके आए हैं। सबसे पहले मैं भी आपको प्रणाम करना चाहूँगा। और जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, या अगर मैं एक की बात करूँ तो झारखंड का चुनाव जो अभी हम लोग नवंबर महीने में लड़े हैं, इसकी जिम्मेदारी, चूँकि मैं वहाँ का झारखंड का प्रभारी भी हूँ, जब इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई थी तो मुझे एक अंदाज़ा तो था कि झारखंड एक बहुत डिफ़िकल्ट राज्य है। वहाँ पे हम लोग स्टेट से बाहर पार्टी का विस्तार भी हम लोग अभी करने का प्रयास कर रहे थे, और इस चुनाव में अगर हम वहाँ चुनाव लड़ते भी हैं तो हम लोगों को बहुत मुश्किल तो आएगी। और जब गठबंधन में इस चीज़ को लेकर के बात हुई और तय हुआ कि हम लोग चतरा सीट से लड़ेंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ही था, क्योंकि लोकसभा में अधिकतर जगह आप देखेंगे, चाहे जमुई हो, हाजीपुर हो, या इसके अलावा खगड़िया हो, तो हम लोग वहाँ लड़े जहाँ पे राजद मजबूत था और उनको हम लोगों ने हराने का काम किया था। चतरा में भी एक स्ट्रेटजी के तहत ये तय हुआ कि आपको उसी सीट से चुनाव लड़ना है जहाँ पे राजद मौजूद है, और वहाँ पे फिर हम लोगों ने किस तरह से चुनाव के लिए स्ट्रैटेजी बनाई, रणनीति बनाई, कैसे कार्यक्रम बनाए,
और कैसे कैसे कैंपेन होगा इसकी एक विस्तृत हम लोगों ने एक नई टीम तैयार की और उस टीम के साथ हम लोगों ने तय किया कि हम लोग इन सारी चीज़ों को करेंगे। शुरू में मुश्किल तो आए, लेकिन एक समय के बाद जब आप लोगों के बीच लगातार रहते हैं तो और उनसे जो मदद मिलनी शुरू होती है तो आपका भी उसमें मन लगने लगता है। सवाल सांसद जी से। मेरा वैसे पॉलिटिकल सवाल आपसे नहीं होगा। आपके जो फादर इन लॉ है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान रहे, तो एज पॉलिटिकल फिगर सब जानते हैं वो एक बहुत बड़ा नाम थे, या उनको जो मौसम वैज्ञानिक की उपाधि दी। लेकिन पर्सनली आप मुझे बताइए कि उनसे जुड़ा कोई ऐसा उनका कुछ सुझाव जो आज भी आपके काम आए, या कोई एक ऐसी मेमोरी जो आज तक आपको याद हो पर्सनल। पापा जी उस वक्त होते थे दिल्ली में, तो हम लोग शाम में हमेशा बैठ कर के चेस खेलते थे। हम दोनों को खाने का बहुत शौक़ है, तो चूड़ा मटर या कुछ ना कुछ हो रहा होता था रात में खाने का। पूरा बिहारी रात में हम लोग क्या खाना खाएंगे इस पे बहस हो रही होती थी। कितनी बार मेरी मदर इन लोगों को शिकायत थी कि ससुर दामाद दोनों मिल गए हैं, आज पता नहीं अब ये लोग क्या करेंगे। ऐसे में चेस खेलते खेलते मुझे कई बार वो बहुत सही चीज़ें बता के गए हैं। एक उन्होंने कहा है कि अगर आपका कोई भी कितना बड़ा दुश्मन हो, अगर आप उसको अपनी दोस्ती में नहीं बदल सकते तो आप उनसे तब तक इंटरेक्शन रखो, क्योंकि आपको लगेगा कि आप व्यर्थ काम कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि आप उसकी धार कम कर रहे हो। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोई कितना भी आपके सामने रूड हो, आपको अपनी भाषा की मर्यादा, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में, आपके कंट्रोल में है, वो कभी नहीं खोनी है। तो ये दो चीज़ें उन्होंने मुझे हमेशा बताई थी जो आज मेरे बहुत काम आती है। अगर हम चिराग पासवान के साथ आपके रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत बार हमने देखा है कि आप दोनों बहुत हंसते खेलते नज़र आते हैं, बहुत सारी ट्रिप भी आपने एक साथ की है। तो अब वो रिश्ता, क्योंकि जाहिर सी बात है आप दोनों ही अपने सियासी सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और मंजिल तक पहुंच भी रहे हैं, जीत भी हासिल कर रहे हैं, तो क्या वो अभी भी वो ट्रिप, वो बॉन्ड अभी भी है वैसी ही? हाँ बिल्कुल, अभी भी है। देखिए, परिवार में जब होते हैं तो मैं रिश्ते के नाते उनसे बड़ा हूँ, लेकिन पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जी। उनका अनुभव मुझसे ज़्यादा बड़ा है। तो पार्टी में चूँकि पॉलिटिक्स में मैं अभी नया हूँ, बहुत सारे मामलों पर मैं उनसे सलाह लेता हूँ और उनकी जो सलाह आती है मैं बोलूँगा कि लगभग 100% वक्त बिल्कुल सही रहती है। और चिराग पासवान की शादी को लेकर बहुत चर्चा होती है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर चिराग पासवान की शादी कब होगी, क्या कोई तैयारी चल रही है शादी की? हम लोग चाहते हैं, हम लोग तो इनफैक्ट 2014 से चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन लगातार परिवार में माहौल ऐसा रहा, चाहे पापा जी की स्वास्थ्य को लेकर के हो, ऐसे अलग अलग चीज़ें आती रही जहाँ पे मुझे लगता है कि एक स्टेबल हो करके इस बारे में सोचने का मौका नहीं मिल पाया। अब तो चिराग पासवान स्टेबल है, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, सियासी सफ़र भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जी। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव तक आप लोग मुझे छोड़ दें, बिहार चुनाव में जैसा नतीजा आएगा उसके हिसाब से वो शादी की बात करेंगे। यानी कि उनका कहना है कि अगर 30-35 MLA से कम अगर आएंगे तो आप मुझसे शादी की बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या हम ये समझे कि चिराग पासवान आगे कुंवारे रहने चाहते हैं? क्योंकि हालांकि ये तैयारी तो आप लोग की 100% स्ट्राइक रेट रहती है। देखिए, तैयारी हम लोग की रहती है और जहां हम चुनाव लड़ते हैं, हम लोग चुनाव जीतने के लड़ते हैं। एक जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगी होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है। लेकिन जहाँ तक उनकी शादी का मामला है, इस मामले में वो थोड़े संजीदा हैं। उनका कहना है कि मैं पिताजी की हर उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूँ। मैं बिहार को लेकर के जो उनकी बहुत सारी जो उनके माइलस्टोन से जो अधूरे रह गए थे उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। इसको लेकर के जब झारखंड में हम लोग चुनाव जीते थे अभी नवंबर 2024 में, वो एक ऐसा माइलस्टोन था जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि पापा जी का बहुत मन था कि हम लोग का एक विधायक झारखंड में भी हो और एक लंबे अरसे बाद हम लोग इसको पूरा करने में सफल हो पाए थे। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि चिराग पासवान की एक तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। आपने देखा होगा जब सदन चल रहा था लोकसभा का, कंगना रनौत के साथ उनकी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर हो रही थी। उस तस्वीर और कंगना और चिराग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चिराग जी ने उनके साथ मूवी की थी मिले ना मिले हम, बहुत अच्छी मूवी नहीं कर पाई, लेकिन दोनों चूँकि सहयोगी के तौर पे एक पिक्चर मूवी में काम कर रहे थे, दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग चाहे जब वो मूवी में थी या फिर अभी जब सदन में आए हैं
तो ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर परिवार को ये ऑफर मिले या कंगना रनौत अगर ये मान जाए कि वो चिराग से शादी के बंधन में बंधना चाहती हैं तो परिवार इसे मंजूर करेगा? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो देखते हैं। जी सर, जैसे कि कंगना रनौत की बात की आपने, फिल्मों की बात की आपने, चिराग पासवान की फिल्में आपने तो ज़रूर देखी होंगी, कितनी बार देखी उनकी फिल्में? उनकी मूवी थी मिले ना मिले हम, ये जब शूटिंग हो रही थी तभी हम लोगों ने देखी थी। इसके बाद लगभग मुझे लगता है कि पर्सनली मैं भी लगभग 4 बार इस मूवी को देख चुका हूँ, अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के साथ। हमने सुना था आपके कुछ निजी लोगों से कि आपने चिराग की मूवी के गाने को अपने फ़ोन का कॉलर ट्यून बनाया था, अब हटा लिया? जी, उस वक्त क्योंकि उनका एक जो गाना है बहुत अच्छा था। कौन सा गाना है, गुनगुनाएंगे? गाना ये था नज़र से नज़र मिले, वो बहुत अच्छा गाना था, हम लोगों ने कॉलर ट्यून बनाया था उस वक्त और बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त, क्योंकि उनके मूवी के, देखिए मूवी पता नहीं बहुत अच्छा नहीं कर पाई लेकिन मूवी के गाने बहुत अच्छे थे। एक कलाकार के तौर पर आप चिराग को कैसे देखते हैं? एक कलाकार के, एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की थी। मुझे लगता है कि अगर वो और समय देते तो वो एक सफल अभिनेता बन पाते, लेकिन परिवार में परिस्थितियाँ ऐसी बनी और फादर इन लॉ भी चाहते थे कि वो अल्टीमेटली उनको राजनीति में आना है, राजनेता बनना है। मुझे लगता है कि अगर वो और समय देते तो बड़े अच्छे अभिनेता बनते, लेकिन फ़िलहाल जब पिता की इच्छा थी कि वो राजनेता बने और तो पॉलिटिक्स में भी आकर के उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है जिस मुकाम पे पापा जी उनको देखना चाहते थे। सर, अगर हम दिल्ली चुनाव की बात करें, आज हमारे आप दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चुनाव की बात कैसे नहीं होगी? चाट खा रहे हैं आप सड़कों पर, कैसा लग रहा है? बिहार की सियासत से यहाँ दिल्ली का चुनाव क्या कुछ अलग है? हाँ, बिहार सीट और भी आपने ली है देवली की। गठबंधन में हम लोग देवली विधानसभा से एक सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चुनाव प्रचार में हम लोग लगातार अभी देवली में चारों जगह, चाहे दक्षिणपुरी हो, संगम विहार हो, टिगड़ी में, लगातार प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी दीपक तंवर जी हैं। अभी 5 तारीख को वोटिंग होगी, 4 नंबर क्रमांक है हेलीकॉप्टर छाप पर, और ख़ास करके हमारे ज़रूरी इसलिए कि हेलीकॉप्टर छाप दिल्ली के लिए, जैसे बिहार के लिए, झारखंड के लिए तो पुराना हो गया, लेकिन दिल्ली के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से अंत में अपील भी करना चाहूँगा कि जनता दीपक तंवर जी को 4 नंबर क्रमांक पर हेलीकॉप्टर छाप पर जरूर वोट दे। बिहार का जो मतदाता है और जो दिल्ली का मतदाता है, दोनों के जो एनवायरनमेंट है, दोनों का बिल्कुल अलग है। जी, क्या अंतर देखा आपने? वही मेरा सवाल यहाँ का, या जैसे राजनीतिक रूप से बिहार की और झारखंड की जनता जो है बहुत जागरूक है। यहाँ पर भी लोग जागरूक हैं, लेकिन यहाँ पर जिंदगी व्यस्तता और ज़िंदगी से लड़ने की जो जद्दोजहद है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद भी जब हम लोग किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं, बताते हैं और चिराग पासवान जी के बारे में बताते हैं, रामविलास पासवान जी के बारे में बताते हैं, तो हम लोग फिर एसोसिएट कर पाते हैं और इसी तरह से लगातार, यानी कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है दिल्ली चुनाव में। मेहनत लग रही है, मेहनत तो बिहार झारखंड में भी लगी थी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन मेहनत करके हम लोग। आप लोगों का स्ट्राइक रेट सर हमेशा 100% रहता है, तो स्ट्राइक रेट 100% रहने के पीछे का कोई राज है, कोई ऐसा तरीका जो आप लोग अपनाते हैं जनता के बीच जाने के बाद? हम लोग चुनाव को लेकर के जो रणनीतियाँ बनाते हैं, जो कार्यक्रम बनाते हैं, मुझे लगता है कि एक जो बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग उसको बाद में क्रियान्वित कर पाते हैं, यही हमारी जीत का हिस्सा रहता है। और इसके साथ ही हम लोग अपने हर चुनाव के प्रचार को एक चिराग पासवान जी के रोड शो से ख़त्म करते हैं, वो भी एक अहम। क्या उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा करती है? बिल्कुल। एक नेता के होने के तौर पे, पार्टी के मुखिया होने के तौर पे जिस तरह से जनता का उनका जुड़ाव है और उसका फ़ायदा पार्टी के हम लोगों को, हम नेताओं को भी मिलता है, कार्यकर्ताओं को भी मिलता है। आप हमारे बिल्कुल बगल के हैं, जमुई में बांका ज़िले से हूँ, तो वहाँ पर सर क्या है आपका जमुई जैसे ज़िले के लिए, जहाँ पर कि तो हवाई सड़क या मार्ग तो ठीक है, कह सकते हैं काफ़ी अच्छा नीतीश सरकार में काम हुआ है सड़कों को लेकर के, बट हवा जैसे एयरपोर्ट है या और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर आप जमुई और हमारे बांका के विकास के लिए कुछ ऐसा कुछ रोड मैप आप लोग, चूँकि इस केंद्र में भी आपके बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान जी सांसद बनने के बाद लगातार आधारभूत संरचना पर उन्होंने बहुत काम किया था। बहुत सारे गाँवों को उन्होंने सड़क से जोड़ा है, बहुत सारे गाँवों को उन्होंने बिजली से जोड़ा है, लेकिन अभी भी संभावनाएं बहुत हैं। और हम लोगों ने चुनाव प्रचार में कहा भी था
कि उनके द्वारा छोड़े गए जो भी अधूरे कार्य हैं उसको हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। फ़िलहाल जो हम लोग की प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं में चूँकि गर्मी में आपने देखा होगा पानी की पीने की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, वो तो है। उसको तो साथ में पीने का पानी और सिंचाई, ये दोनों प्राथमिकताओं में है और इसके लिए लगातार चाहे बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों या माइनर इरिगेशन में हम लोग लगे हुए हैं कि वहाँ पे ले जा करके इन समस्याओं को दूर करें। अगर मैं बड़े इरिगेशन पे बात करूँ तो गढ़ी डैम का जो प्रोजेक्ट है, जो बरनार डैम का प्रोजेक्ट है, जिस स्तर पे अटका हुआ है उसको वहाँ से आगे बढ़ा करके इनको क्रियान्वित कराना हम लोग के लिए प्राथमिकताओं में है। लक्ष्मीपुर डैम भी है बौंसी में, लक्ष्मीपुर डैम भी तो है। उसका भी एक पुराना मुद्दा है, उसे रिवाइव करना है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसके साथ ही बरनार डैम खासकर किस लिए ज़रूरी है कि भाखड़ा नंगल के बाद वो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है जो पूरे के पूरे आपका जो मुंगेर का जो इलाका है उसको अच्छे से सिंचाई का पानी और पीने का पानी मुहैया करा सकता है। ये प्रोजेक्ट लगभग बहुत लंबे मतलब मान के चलिए 50 सालों से ज़्यादा से समय से पेंडिंग है। इसको क्रियान्वित कराना बहुत ज़रूरी है। जो अभी तक इसमें ज़मीन अधिग्रहण की जो समस्याएं आ रही है उसको हम लोग लगातार सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल चुनाव से जुड़ा, आप दिल्ली घूम रहे हैं, कैसी आबो हवा है, सियासी आबो हवा? देखिए, चुनाव तो थोड़ा कठिन है और चूँकि हम लोग बिहार झारखंड में हम लोग का ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है ज़्यादा वहाँ का। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो मतदाता हैं उनके अपने कठिनाइयाँ हैं, उनके अपने स्ट्रगल्स हैं। हम लोग उससे कोप अप करके अपनी परियोजनाओं को चलेगी या कमल खिलेगा? हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले 5 तारीख को गठबंधन के पक्ष में मुझे ज़्यादा मतदान, एनडीए गठबंधन के पक्ष में ज़्यादा मतदान होता हुआ दिख रहा है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जनता से जुड़ करके अपनी बातों को उन तक पहुँचाने के लिए। हमारे एक और सहयोगी धीरज जी भी हमारे साथ है। सर, मेरा सवाल ये है कि प्लान को लेकर आप लोगों का क्या प्लान है, क्योंकि ज़िले से प्लान की स्थिति जो है वो बेहद ही ख़राब है वहाँ से। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पलायन को लेकर के खास करके रोज़गार का जो मुद्दा है उसको लेकर के हम लोग लगातार इस पे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा खैरा में, जमुई में खैरा में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्द तैयार हो ताकि वहाँ पे जो रोज़गार की समस्या है बहुत हद तक हम लोग उसको वहाँ पे भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल स्कूल बना, वहाँ से कुछ फ़ायदा हुआ, पासपोर्ट का ऑफिस बना, उससे फ़ायदा हुआ। इसको लेकर के अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी चिराग पासवान जी के मंत्रालय से लगभग 2000 से ज़्यादा करोड़ का निवेश आने जा रहा है बिहार में। और आज ही हम लोग चूँकि पूरे के पूरे फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट एनेक्सी में, हम लोगों ने ये कहा है अपनी तरफ से, पार्टी का हम लोग चाहते हैं कि एजेंडा बने कि अगर बिहार को अभी स्पेशल स्टेटस मिलने में अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कठिनाई है, तब तक बिहार को स्पेशल इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया जाए ताकि यहाँ पे हम निवेश ला सकें, यहाँ पे और उद्योग लग सके, तब ये पलायन की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। बिहार के युवाओं को आखिरी सवाल, क्या संदेश देंगे? बिहार को युवाओं को सबसे पहले संदेश देंगे कि आप पढ़ाई अच्छे से करें। बिहार सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन ज़रूरी है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, सुदृढ़ हो। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बिहार अब इस जगह खड़ा है जहाँ पे एक पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है पॉलिटिकली, और युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आप कोशिश कीजिए करियर बनाने की अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन राजनीति से भी रुचि रखनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि चूँकि राजनीति से ही पॉलिसी बनती है, पॉलिटिक्स से कोई अलग ना हो, रुचि रहे ज़रूर। और आने वाले वक्त में चूँकि बिहार एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजरने वाला है, आप सब उसमें अपना एक एक्टिव भूमिका निभाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण भारती जी। आपने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी बातों के ज़रिए आपने युवाओं को भी प्रेरित किया है। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव में एलजेपीआरवी और एनडीए का क्या मोड़ रहेगा, कैसे वो आगे रणनीति बनाएंगे, सारी बातों पर आपने चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।